अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आई एम हेयर विद अनदर लेक्चर दैट इज़ लेक्चर नंबर 92, जिसमें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं यूनिट नंबर 4 यानी कि लिक्विड्स एंड सॉलिड्स में। जब इस यूनिट को हमने स्टार्ट किया था तो हमने डिस्कस की बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ लिक्विड के बारे में, बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ सॉलिड के बारे में। उसके अलावा हमने इंटरमोलिकुलर फोर्सेस का रोल देखा कि क्या रोल प्ले करती हैं इंटरमोलिकुलर फोर्सेस एक किसी भी स्टेट में, किसी भी मैटर की स्टेट में। और जब हम उस स्टेट को चेंज करते हैं, उसकी फ़िज़िकल स्टेट को चेंज करें किसी भी मैटर की, तो उसमें इंटरमोलिकुलर फोर्सेस का क्या रोल होता है और किस तरह से मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट भी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के ऊपर डिपेंड करते हैं। और ये इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ये किस तरह से डिपेंड करती हैं किसी भी टाइप ऑफ नेचर ऑफ एटम के ऊपर, नेचर ऑफ कंपाउंड के अंदर, जिसके अंदर ये प्रेजेंट होती हैं। आज जो हमारा लेक्चर है वो स्टार्ट हो रहा है लिक्विड क्रिस्टल्स से। लिक्विड क्रिस्टल्स इज़ द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। इसके बाद हम लोग इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे अपने अगले चैप्टर के साथ। तो लिक्विड क्रिस्टल, यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे लिक्विड क्रिस्टल्स होते क्या हैं। ये दो नाम है, लिक्विड एंड क्रिस्टल्स। क्रिस्टल्स आर इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड, लिक्विड इज़ द अनदर स्टेट ऑफ मैटर। तो ये लिक्विड क्रिस्टल होते क्या हैं, ये आपके लिए एक न्यू थिंग है, नई टेक्नोलॉजी ये यूज़ होती है। और उसके अलावा हम लोग पढ़ेंगे यूजेस ऑफ लिक्विड क्रिस्टल्स के, कहाँ कहाँ पे ये टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, और बहुत ज़्यादा कहाँ कहाँ पे ये इम्पोर्टेंस रखती है। तो हम लोग अभी तक जब भी स्टडी किए हमने डिफरेंट लिक्विड्स और सॉलिड, बचपन से आप पढ़ते हैं लिक्विड, सॉलिड्स, गैसेस के बारे में। तो जब हम लोग अगर क्रिस्टल का नाम लें तो माइंड में सबसे पहले सॉलिड फॉर्म ही आती है, बिकॉज क्रिस्टल्स जो हैं दे आर इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड। लिक्विड में क्रिस्टल्स नहीं होते, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स क्रिस्टल के फॉर्म में अरेंज नहीं होते, बल्कि लिक्विड के मॉलिक्यूल्स की कोई भी शेप नहीं है। आप जानते हैं कि लिक्विड जो है अपने कंटेनर की शेप को अटेन करता है, जिस तरह के कंटेनर की शेप होगी वही शेप लिक्विड की होती है। जबकि सॉलिड्स की अगर बात करते हैं तो सॉलिड में उनकी अपनी एक वेल डिफाइंड शेप होती है बिकॉज ऑफ अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। तो क्रिस्टल्स में स्पेसिफिक अरेंजमेंट होती है एटम्स की, जो वो अपने आप को मेंटेन रखते हैं क्रिस्टल्स के अंदर। जब हम बात करते हैं लिक्विड क्रिस्टल्स, तो ये एक ऐसी स्टेट है जहाँ पे लिक्विड भी एग्जिस्ट करेगा और क्रिस्टल्स भी एग्जिस्ट करेंगे। जब भी हम लोगों ने प्रॉपर्टीज़ अभी तक पढ़ी हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड की, यानी कि ऐसे सॉलिड जो कि क्रिस्टल की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, तो हमने हमेशा यही देखा कि जो प्योर सॉलिड होते हैं वो हमेशा एक शार्प मेल्टिंग पॉइंट पे मेल्ट होते हैं। वो किसी भी टेम्परेचर पे या किसी भी टेम्परेचर रेंज पे मेल्ट नहीं होंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम ये कहें कि कोई क्रिस्टल है, कोई सॉल्ट क्रिस्टल है या शुगर क्रिस्टल है, फॉर एग्जांपल अगर हम ये कहते हैं वो 20 डिग्री सेल्सियस पे या 30 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट होता है, 30 डिग्री एग्जैक्ट कर लेते हैं, तो हम कहेंगे ये उसका शार्प पॉइंट है कि 30 पे पहुँचेगा तभी ये मेल्ट होगा, उससे नीचे वाले टेम्परेचर पे मेल्ट नहीं होता है। तो और वो टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, यानी कि जब आप उस क्रिस्टल को हीट अप करना शुरू कर देते हैं, फॉर एग्जांपल अगर उसका 30 डिग्री टेम्परेचर है, तो जब तक सारे क्रिस्टल्स मेल्ट ना हो जाएं, सारे क्रिस्टल्स फॉर्म से, सॉलिड फॉर्म से लिक्विड फॉर्म में ना चले जाएं, सारे सॉलिड क्रिस्टल, प्योर सॉलिड की बात हो रही है, तब तक वो टेम्परेचर 30 तक ही रहेगा। और जब फुल्ली सारे क्रिस्टल मेल्ट हो जाएंगे तब टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं, अगर वो प्योर फॉर्म में आप ले लें तो उनका अपना एक मखसूस, एक शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है, और वो उसी पॉइंट पे आके मेल्ट होंगे। और वो पॉइंट, वो टेम्परेचर तब तक मेंटेन रहेगा जब तक कि तमाम क्रिस्टल्स मेल्ट ना हो जाएं, और जब तमाम क्रिस्टल मेल्ट होंगे फिर टेम्परेचर इंक्रीज़ करना शुरू हो जाएगा। अब ये जो लिक्विड क्रिस्टल की टेक्नोलॉजी है, इसको अगर हम स्टडी करते हैं तो इन द ईयर 1888 फ्रेडरिक रिंडसन नाम है, ये ऑस्ट्रियन बोटैनिस्ट थे। बॉटनिस्ट मतलब कि जो प्लांट्स को स्टडी करते हैं, उन्होंने एक यूनिवर्सल प्रॉपर्टी को डिस्कवर किया था, उन्होंने स्टडी किया था। वो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसे हम लोग कोलेस्टेरॉल बेंजोएट कहते हैं, उसको स्टडी कर रहे थे। ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कोलेस्ट्रॉल बेंजोएट, एक ही कंपाउंड का नाम है कोलेस्ट्रॉल बेंजोएट। उन्होंने देखा कि ये कंपाउंड जो था इट वुड टर्न मिल्की एट 145 डिग्री सेल्सियस। क्योंकि वो इस कंपाउंड को स्टडी कर रहे थे तो ऑब्वियसली आप यही एक्सपेक्ट करेंगे, वो इसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ को स्टडी कर रहे थे, इसके मेल्टिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, वेपराइजेशन, सब चीज़ों को स्टडी कर रहे थे, उसके स्ट्रक्चर को। तो उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि जब आप इस कोलेस्टेरॉल बेंजोएट को हीट अप करते हैं टू 145 डिग्री सेल्सियस, तो जब ये इस टेम्परेचर तक पहुंचता है तो ये मिल्की लिक्विड
बन जाता है, यानी कि दूध की शक्ल का बन जाता है। और जब ये फर्दर टेम्परेचर जो है इंक्रीज़ करते थे 145 से 179 डिग्री सेल्सियस पे लेके जाते थे, तो पहले जो कंपाउंड था मिल्की लिक्विड बना हुआ था वो अब इस टेम्परेचर पे आके 179 डिग्री सेल्सियस पे क्लियर लिक्विड में कन्वर्ट हो गया था। जब यहाँ से दोबारा सब्सटेंस को कूल डाउन करना शुरू किया, इसकी हीटिंग प्रोसेस को स्टॉप करके इसको आप कूल डाउन करने दिया, तो रिवर्स प्रोसेस होता था, यानी कि 179 पे वो क्लियर लिक्विड रहता था। जब ठंडा होना शुरू हुआ, कूलिंग प्रोसेस हुआ, 145 तक टेम्परेचर गया, तो वो दोबारा से मिल्की लिक्विड में बन गया। तो इस टर्बिड लिक्विड को उन्होंने, ये जो टर्बिड लिक्विड फेस थी जो कि इस 145 डिग्री टेम्परेचर पे जो एग्जिस्ट कर रही थी कोलेस्टेरॉल बेंजोएट की, इस लिक्विड की फेस को उन्होंने लिक्विड क्रिस्टल का नाम दिया था। आज की सदी तक ये रिपोर्ट किया गया है कि बहुत सारे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं जो सबसे पहले किसी एक ख़ास मखसूस टेम्परेचर पे टर्बिड लिक्विड में कन्वर्ट होते हैं, और फाइनली टर्बिड लिक्विड जब मज़ीद उनको हीट अप किया जाए तो वो क्लियर लिक्विड में कन्वर्ट होते हैं। जैसे कि कोई भी सॉलिड है, सबसे पहले वो टर्बिड लिक्विड यानी कि मिल्की गाढ़ा सा थिक सा लिक्विड में कन्वर्ट होगा, और उसके बाद जाके वो क्लियर लिक्विड में कन्वर्ट होते थे। वो डायरेक्टली सॉलिड फॉर्म से क्लियर लिक्विड फॉर्म में नहीं थे कन्वर्ट हो रहे। तो ये सबसे पहले 1888 में फ्रेडरिक रिंसन ने स्टडी किया था कोलेस्टेरॉल बेंजोएट के साथ, और उसके बाद अभी तक बहुत सारे साइंटिस्ट ने बहुत सारे और डिफरेंट जो हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स उनको स्टडी किया है और रिपोर्ट किया है कि कोलेस्टेरॉल बेंजोएट के अलावा भी बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारे ऐसे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं जो सबसे पहले मिल्की लिक्विड में यानी कि टर्बिड लिक्विड में कन्वर्ट होते हैं जब हीट अप करते हैं किसी ख़ास टेम्परेचर पे, और फर्दर जब उसको हीट अप किया जाए तो वो टर्बिड लिक्विड से कन्वर्ट होकर क्लियर लिक्विड में चले जाते हैं। ये जो टर्बिड लिक्विड की फ़ेज़ है, ये टर्बिड लिक्विड यानी गाढ़ा सा लिक्विड है, ये इट हैव अ प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड कि ये लिक्विड्स की तरफ फ़्लो कर सकता है। जिस तरह आप वाटर है इसको आप पोर करें किसी सरफेस पे तो वो फ़्लो करता है, वही प्रॉपर्टी इस टर्बिड लिक्विड में भी थी कि वो फ़्लो कर सकता था। उनकी लिक्विड की जैसी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ थी, जैसे सरफेस टेंशन हो गई, जैसे विस्कोसिटी है। लेकिन यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात क्या थी, अब यहाँ तक तो आप कह सकते हैं चलो ये लिक्विड ही था तो इसको टर्बिड लिक्विड क्यों कहा, यहाँ तक ओके नॉर्मल सी है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात क्या है कि जो मॉलिक्यूल्स हैं जो टर्बिड लिक्विड के अंदर होते हैं उनके अंदर फिर भी, हालांकि वो फ़्लो कर सकते हैं, अपनी पोजीशन को मॉलिक्यूल्स चेंज कर सकते हैं, लेकिन फिर भी उनके अंदर कुछ हद तक ऑर्डर पाया जाता है। जैसे कि सॉलिड फॉर्म में, क्रिस्टल की फॉर्म में मैंने कहा कि मॉलिक्यूल्स अपने आप को एक स्पेशल अरेंजमेंट में अरेंज करते हैं, और वो जब तक क्रिस्टल की फॉर्म में है वो उसी अरेंजमेंट में ख़ुद को मेनटेन करेंगे, रैंडमली प्रेजेंट नहीं होते, किसी स्पेसिफिक अरेंजमेंट के हिसाब से उन्होंने अपने आप को अरेंज किया होता है। लेकिन जब वो टर्बिड लिक्विड में जाते हैं, जाहिर सी बात है एक सॉलिड जब लिक्विड में कन्वर्ट हुआ तो उसके मॉलिक्यूल्स जो हैं वो टाइटली पैक्ड नहीं होते हैं, वो मूव कर सकते हैं, मोबाइल होते हैं। तो वही आम जो लिक्विड्स वाली बात है कि वो फ़्लो करेंगे। लेकिन टर्बिड लिक्विड की यहाँ पे इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी क्या थी कि ना सिर्फ वो लिक्विड्स की तरफ फ़्लो करता था, लेकिन जिस तरह सॉलिड के अंदर एक अरेंजमेंट होती है, एक ऑर्डर होता है एटम्स और मॉलिक्यूल्स का आपस में, वही प्रॉपर्टी इस टर्बिड लिक्विड के अंदर भी पाई गई थी। यानी कि इसके अंदर सॉलिड के साथ, लिक्विड के साथ साथ सॉलिड की भी कुछ हद तक प्रॉपर्टी पाई गई थी। इससे हमें ये पता चलता है कि ये जो टर्बिड लिक्विड थे दे रिजेंबल क्रिस्टल्स, यानी कि सॉलिड फॉर्म कुछ प्रॉपर्टीज़ में ये क्रिस्टल्स के जैसे थे, लेकिन ज़्यादातर प्रॉपर्टीज़ में ये क्लियर लिक्विड के जैसे थे। तो ये इंटरमीडिएट थे, ना ये कम्प्लीटली क्लियर लिक्विड के जैसे थे और ना ही ये कम्प्लीटली सॉलिड क्रिस्टल्स के जैसे थे। तो इसी वजह से इन टर्बिड लिक्विड का नाम लिक्विड क्रिस्टल रखा गया था, यानी कि दोनों के दरमियान का इंटरमीडिएट। तो अब हम ये कह सकते हैं कि डेफिनेशन के हिसाब से कि लिक्विड क्रिस्टलाइन स्टेट जो है ये वो स्टेट है जो दो टेम्परेचर्स के दरमियान में एग्जिस्ट करती है। एक टेम्परेचर कौन सा है, मेल्टिंग टेम्परेचर, और दूसरा है क्लियरिंग टेम्परेचर। यहाँ पे आएगा मेल्टिंग टेम्परेचर। जब सॉलिड क्रिस्टल को आप मेल्ट करते हैं, हीट प्रोवाइड करते हैं, तो एक टेम्परेचर आएगा जिसे हम लोग मेल्टिंग टेम्परेचर का नाम देंगे। यहाँ पे ये जो क्रिस्टल है ये टर्बिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर इसको और हीट देंगे तो दूसरा जो टेम्परेचर रेंज है दैट इज़ क्लियरिंग टेम्परेचर, वहाँ पे टर्बिड लिक्विड क्लियर लिक्विड के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो टर्बिड लिक्विड है इट एग्जिस्ट बिटवीन दीज टू टेम्परेचर रेंजेस,
मेल्टिंग टेम्परेचर और क्लियरिंग टेम्परेचर। इन दोनों के दरमियान का जो अगर कोई टेम्परेचर आप इनके ऊपर रखें, किसी क्रिस्टल को उसमें रखें जो मेल्टिंग टेम्परेचर और क्लियरिंग टेम्परेचर के दरमियान में हो, तो वो क्रिस्टल जो है हमेशा टर्बिड लिक्विड यानी कि लिक्विड क्रिस्टल की फॉर्म में आपको मिलेगा। क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होता है वो आइसोट्रॉपिक हो सकता है, एनाइसोट्रॉपिक हो सकता है, लेकिन जो लिक्विड क्रिस्टल्स होते हैं वो हमेशा एनाइसोट्रॉपिक फॉर्म में होते हैं। अगर हम इनको इस तरह से लिखें, इक्वेशन के थ्रू रिप्रेजेंट करने की कोशिश करें, तो क्रिस्टल्स यानी कि जो सॉलिड फॉर्म है, फिर लिक्विड क्रिस्टल्स और फिर आखिर में लिक्विड। तो लिक्विड क्रिस्टल्स दे आर प्रेजेंट इन बिटवीन द सॉलिड फॉर्म यानी कि क्रिस्टल्स एंड द लिक्विड फॉर्म यानी कि लिक्विड ऑफ द कंपाउंड। 1888 से लेकर आज से तकरीबन 30 साल पहले तक लिक्विड क्रिस्टल जो हैं वो लैब्स की बहुत बड़ी क्यूरियोसिटी थी, यानी कि जब लोगों को पता चला, जब साइंटिस्ट को पहली दफ़ा इस चीज़ का पता चला कि लिक्विड क्रिस्टल हैं, पहले तो वो एक्सेप्ट ना करें, फिर जब एक्सेप्ट किया तो जाहिर सी बात है वो क्यूरियस हो गए कि हम भी फाइंड आउट करें कि नेचर के और कौन कौन से कंपाउंड्स हैं जो लिक्विड क्रिस्टल के तौर पे एक्ट कर सकते हैं, और उसके अलावा कैसे कैसे ये लिक्विड क्रिस्टल, किस तरह से ये लिक्विड क्रिस्टल बाकी के कंपाउंड्स के से डिफरेंट हैं। पर इस रिसर्च का फ़ायदा क्या हुआ कि अब तक, आज के दौर तक हमें बहुत सारी एप्लीकेशंस, बहुत सारी अप्लायंसेस में ये लिक्विड क्रिस्टल का इस्तेमाल शुरू हो गया। जब लोगों ने, जब साइंटिस्ट ने इनकी प्रॉपर्टीज़ को अंडरस्टैंड करना शुरू किया, इनके वर्किंग मेथड को और इनकी चेंजेस को अंडरस्टैंड करना शुरू किया, तो उन्होंने जाहिर सी बात है रोज़मर्रा के डिफरेंट साइंटिफिक इंक्वायरी में, साइंटिफिक अप्लायंसेस में इन लिक्विड को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। वो सब्सटेंसेस जो लिक्विड क्रिस्टल्स बनाते हैं, उनको जो है उनको जब स्टडी किया गया तो उनके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को देखा, तो वो ऑलमोस्ट ज़्यादातर सब्सटेंसेस जो थे लॉन्ग रॉड की सूरत में, यानी कि लॉन्ग रॉड लाइक दिस इन दिस फॉर्म, इस मार्कर लॉन्ग रॉड की सूरत में उनके मॉलिक्यूल्स जो थे वो एग्जिस्ट करते थे। नॉर्मल लिक्विड फेज़ में ये मॉलिक्यूल्स जो हैं वो रैंडम डायरेक्शन में प्रेजेंट होते थे, जबकि अगर हम उनको, यानी कि लिक्विड की सूरत में जब कोई भी अरेंजमेंट नहीं होती तो ये जो लॉन्ग रॉड मॉलिक्यूल्स थे ये रैंडमली पड़े हुए हैं लिक्विड में। लेकिन जब अगर हम इनके लिक्विड फेज़ की बात करें तो लिक्विड क्रिस्टलाइन की बात करें, लिक्विड क्रिस्टल्स की बात करें, तो इन ये जो रैंडम मॉलिक्यूल्स लिक्विड फेज में बड़े होते थे, वो लिक्विड क्रिस्टल के जब इस टेम्परेचर पे आए तो उन्होंने अपने आप को अरेंज करना शुरू कर दिया। इनके दरमियान में कुछ ऑर्डर, कुछ अरेंजमेंट डेवलप होना शुरू हो गई। तो उनके दरमियान में किस तरह की ऑर्डरिंग थी, उस हिसाब से लिक्विड क्रिस्टल को डिवाइड किया गया है इनटू न्यूमेटिक, स्मैक्टिक एंड कोलेस्ट्रिक मॉलिक्यूल्स। ये हम अभी आगे चल के अपने आने वाले रैंक्स में पढ़ेंगे कि क्या होते हैं न्यूमेटिक, स्मैक्टिक एंड कोलेस्ट्रिक मॉलिक्यूल्स। लिक्विड क्रिस्टल किस तरह से इनमें अपने आप को अरेंज कर सकते हैं। अभी तक आपने पढ़ा है इंट्रोडक्शन लिक्विड क्रिस्टल्स का। उसके अलावा हाँ, जो प्रॉपर्टीज़ हैं लिक्विड क्रिस्टल की, वो जो हैं दे आर इंटरमीडिएट। अगर हम उनको स्टडी करें तो दे आर इंटरमीडिएट बिटवीन द क्रिस्टल एंड आइसोट्रॉपिक लिक्विड, यानी कि इनकी प्रॉपर्टीज़ ना से किसी सॉलिड से कम्प्लीटली, ना किसी क्रिस्टल से कम्प्लीटली मैच करती हैं और ना ही किसी लिक्विड से कम्प्लीटली मैच करती हैं, बल्कि इनकी इंटरमीडिएट हैं, यानी कि इन द मिडल, इन द बिटवीन। एंड उनकी अगर फ्लूइडिटी की बात करें, यानी कि ये फ़्लो करते हैं, तो ये लिक्विड की जैसी इनकी प्रॉपर्टी है कि लिक्विड क्रिस्टल जो हैं वो फ़्लो कर सकते हैं। और अगर इनकी सॉलिड की कोई प्रॉपर्टी बात करें कि क्रिस्टल के जैसी कौन सी प्रॉपर्टी है, तो इनके अंदर ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, यानी कि लाइट को रिफ्लेक्ट करने की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो क्रिस्टल्स के जैसी होती हैं। तो ये था मेरा आज का लेक्चर, जिसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया है लिक्विड क्रिस्टल्स के बारे में। हमने स्टडी किया कि कौन से साइंटिस्ट थे, जो बॉटनिस्ट थे फ्रेडरिक रिंसर, उन्होंने ईयर 1888 में इन लिक्विड क्रिस्टल्स के बारे में सबसे पहले डिस्कवर किया था इन द कंपाउंड कोलेस्टेराइल बेंजोएट। और उसके बाद किस तरह से ये क्यूरियोसिटी जो थी तमाम लोगों में जागना शुरू हो गई कि हर एक का फोकस जो है इन लिक्विड क्रिस्टल के ऊपर हो गया कि हम इसको समझें, इसको अंडरस्टैंड करें, बाकी के कंपाउंड्स डिस्कवर करें, बाकी के कंपाउंड्स को फाइंड आउट करें। और फाइनली जब इनफ कंपाउंड्स उनके पास जमा हो गए, उनको इनके प्रॉपर्टीज़ का समझ आना शुरू हो गया, तो साइंटिस्ट ने, इन्वेंटर्स ने इन लिक्विड क्रिस्टल को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, इनको यूज़ में लाना शुरू कर दिया इन द एवरीडे अप्लायंसेस। और आज भी बहुत सारी अप्लायंसेस हैं जिनमें ये लिक्विड क्रिस्टल जो हैं पाए जाते हैं, जिसके बारे में हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि कहाँ कहाँ पे इंपॉर्टेंस है लिक्विड क्रिस्टल्स की। तो उम्मीद है आपको मेरा आज का लेक्चर यहाँ तक कॉन्सेप्ट जो है लिक्विड क्रिस्टल का समझ आया हो। अगर यहाँ तक आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई एम हेयर टू हेल्प यू आउट एंड अल्लाह हाफिज़ टिल माय नेक्स्ट लेक्चर।